सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एंड यस, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? सुपर डुपर एक्साइटेड? चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है और फिर उसके बाद हम स्किमिंग करना सीखने वाले हैं। ओ माय गॉड, आज तो लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए ना कि इतनी स्पीड से कमेंट्स आ रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू रीड देम। चलो, तो सबसे पहले एक नई शुरुआत हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, एक नोटबुक सभी लोग अपनी ओपन करेंगे और उस नोटबुक में ये 3 लाइंस लिखेंगे। पहली लाइन, जिस भी एग्ज़ाम की आपको आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल SPI PO हो सकता है, SSC CGL हो सकता है, IBPS PO हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, CDS हो सकता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या लिखोगे? इज़ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है ये ईजीएस्ट एग्ज़ाम है। लिखना है आपको बोलते हुए, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। मैं इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली हर हालत में क्लियर करूँगा ही करूँगा। एंड एक लास्ट लाइन, आई विल गिव माई 100%। और मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी टू माई प्रिपरेशन। तो सभी लोग सबसे पहले अपनी नोटबुक्स में ये 3 लाइंस को फील करते हुए लिखेंगे कि ये चीज़ अब होने ही होने वाली। हम नए साल की शुरुआत, हम नई क्लास की शुरुआत किस चीज़ से करना चाहते हैं? एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना। जब पॉजिटिव एटीट्यूड और आपकी एफर्ट्स दोनों मिल जाती हैं तो आपको क्या मिलती है? तो आपको सक्सेस मिलती है। बहुत बार क्या होता है, एफर्ट्स तो होती हैं बट एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता, या बहुत बार ऐसा होता है कि एटीट्यूड तो पॉजिटिव होता है बट एफर्ट्स नहीं होती हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट, हम हर क्लास में 3 चीजें करने वाले हैं क्योंकि ये 3 चीजें हमारी एफर्ट्स को कन्वर्ट करने में हमको हेल्प करेंगी सक्सेस में। तो जब भी हम कोई क्लास करेंगे परफेक्शन की, हम शुरुआत करेंगे उस क्लास की प्रेयर के साथ। प्रेयर में हम क्या बोलेंगे? जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, डियर गॉड, अगर किसी को नहीं मानते हो तो यूनिवर्स। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। 5 लाइन्स अभी के अभी प्रेयर से ही स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो 5 लाइन्स सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. तो ये 4 लाइंस प्रेयर की हम हमेशा हर क्लास की स्टार्टिंग में करेंगे कि आप मुझे मदद करो कि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूं, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रहूं, मैं फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करूं, मैं अपना 100%। अगला स्टेप जो इसके बाद हम हर क्लास में करेंगे, दैट विल बी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैनिफेस्टेशन में हम रोज क्या करेंगे? 30 सेकेंड्स के लिए आप सभी लोग इमेजिन करोगे कि जो चीज आप पाना चाहते हो आप उस चीज को अचीव कर चुके हो। आप बिल्कुल उस फीलिंग को फील करोगे कि जो मैं पाना चाहता था वो हो चुका है। आसपास के लोगों की खुशी को फील करोगे और उस चीज को इमेजिन करोगे। और फिर 30 सेकेंड के बाद हम सब एक लाइन मिलके बोलेंगे कि थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस अचीविंग वॉट वी वॉन्ट। कि भगवान शुक्रिया आपका, आपने हम सबको मदद करी जो हम चाहते थे उसको अचीव करने। स्टार्ट करें मैनिफेस्टेशन। चलो, मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट करेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हो। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds.
Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. हमें मदद करना, जो हम चाहते हैं हम उस चीज को क्या करें, अचीव करें. ग्रैटिट्यूड हम हमेशा सेशन के लास्ट में करें. ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो सब हमारे पास है उस चीज के लिए हम थैंकफुल फील करेंगे, उस चीज के लिए हम ग्रेटफुल फील करेंगे, हम वो फील करेंगे कि हमारे पास सब कुछ है और उस चीज के लिए शुक्रिया करेंगे यूनिवर्स का और भगवान. तो ये 3 चीजें पढ़ाई के अलावा आपकी क्लासेस में रेगुलरली. अब इनके अलावा 2 चीज मैं चाहती हूँ, मैं क्लास में नहीं करवाऊंगी, बट वो 2 चीजें भी आपको करनी ही करनी है, हर हालत में करनी. वो 2 चीजें कौन सी हैं जो आप करोगे ही करोगे हर हालत में? सबसे पहली चीज है मेडिटेशन. कैसे करना है? देखो, मेडिटेशन 10 मिनट रोज करना है. कैसे करना है वो अभी बता रही हूँ, बट उससे पहले फायदा क्या होगा मेडिटेशन करने का? मैंने ना बहुत सारे बच्चों को देखा है, जिन बच्चों के क्लास में नंबर अच्छे आ जाते हैं बट मॉक टेस्ट में नंबर खराब आते हैं, या मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाते हैं बट एग्जामिनेशन में नंबर खराब आते हैं. उनको इतनी नर्वसनेस हो जाती है एग्जाम देते समय या मॉक टेस्ट देते समय, जब वो टाइमर ऊपर चल रहा होता है, कि वो जो आता होता है उसको भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं आ रहा होता है, किसी वर्ड का मीनिंग भूल जाते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं समझ में नहीं आ रहा होता है. क्यों होता है ये सब? नर्वसनेस. नर्वस हो जाते हैं वो, इतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते. तो उस चीज से आपको कौन सी चीज है जो बाहर निकालेगी? दैट इज मेडिटेशन. तो आपको आज से ही मुझे वादा करना है, मतलब बहुत सारे वादे आज मैं पूरी क्लास में आपसे लेने वाली हूँ. तो आज से ही आप सभी लोग मुझे वादा करेंगे कि आप रेगुलरली रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही किसी दिन ब्रश मत करना, बट मेडिटेशन रोज करना है. अब करना कैसे है मेडिटेशन? जो बच्चे नए हैं, जिनकी पहली क्लास है, मेडिटेशन करने के लिए आपको बस एक जगह या तो बैठ जाओ या लेट जाओ, कैसे भी पोजीशन में आप अपने आप को बस कंफर्टेबल कर लो. आईज क्लोज कर लोगे, कोशिश करना कि आसपास कोई आवाज ना आ रही हो. इसके बाद आप अपने दिमाग के क्या बन जाओगे? एक म्यूट स्पेक्टेटर बन जाओ. म्यूट स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? कि आपको सिर्फ देखना है. क्या देखना है? कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं. आंखें बंद करने के बाद आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, थॉट्स आएंगे, आप अपनी आंखें बंद करोगे, कभी कोई थॉट आएगा, कल मैंने क्या खाया था, मैंने ये ड्रेस पहनी थी, मुझे यहाँ जाना है, पेपर क्लियर हो गया, बहुत सारे थॉट्स आएंगे. आपको उन थॉट्स को ना ही रोकने की कोशिश करनी है और ना ही कोई चीज को जानबूझ के सोचने की कोशिश करनी है. आपको सिर्फ और सिर्फ उनको देखना है. यू जस्ट हैव टू सी द थॉट्स. और ऐसे ही देखते देखते आपको 10 मिनट निकाल दें. पहले दिन थॉट्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं. दूसरे दिन भी नहीं रुकेंगे. तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू होंगे. चौथे दिन और थोड़ा थोड़ा रुकना स्टार्ट होंगे. 5वें 6ठे दिन से थॉट्स आना बंद हो जाएंगे और उसी को बोलते हैं मेडिटेटिव स्टेट. तो लोग कहते हैं कि मैम मेडिटेशन हमसे नहीं होता है. आपसे मेडिटेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उस मेडिटेशन में एफर्ट लगाते हो. मेडिटेशन में एफर्ट लगाना ही नहीं होता है. मेडिटेशन का मतलब होता है शून्य, जीरो बन जाना. जीरो बन जाना मतलब कोई भी कोशिश नहीं करनी, जो आ रहा है उसको आने देना है. थॉट्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं. आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? कहीं कुछ शादी वादी है, ढोल बज रहे हैं, या परफेक्शन, नए परफेक्शन शुरू होने की खुशी में ढोल बज रहा है. तो थॉट्स कैसे होते हैं? वेव्स के जैसे होते हैं, वो फ्लो करते हैं. तो आपको ना ही उनको फ्लो करने से रोकना है और ना ही उनको फ्लो करवाना है. समझ आया सभी को? कैसे करना है मेडिटेशन रोज 10 मिनट? क्या सभी ने प्रॉमिस किया कि रोज मेडिटेशन करेंगे? चलो, अगली चीज जो आपको करनी है, दूसरी चीज, एंड दैट इज योर टू डू लिस्ट. आप सुबह कितने भी बजे उठ रहे हो, 5 AM क्लब आज से एक्टिव हो जाएगा. 5 AM क्लब में आपको रेगुलर रिमाइंडर्स मिलेंगे, रेगुलर चीज़ें मिलेंगी. कोशिश तो करो 5 बजे उठ जाओ. नहीं भी उठ पा रहे, आप अपने हिसाब से उठो, जिस टाइम पे आप उठना चाहते हो. 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, जितने टाइम पे आप उठना चाहते हो. बट सबसे पहले उठने के बाद
आपको क्या करना है, अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी। टू डू लिस्ट बनाने का मतलब क्या है, मुझे एडिटोरियल करना है, मुझे परफेक्शन करना है, और जो भी आपकी टू डू लिस्ट में, मुझे करंट अफेयर्स करने हैं, मुझे आज 20 क्वेश्चंस क्वांट्स के सॉल्व करने हैं, मुझे आज 2 डीआई सॉल्व करने हैं, मुझे आज 3 पजल सॉल्व करनी है, मुझे आज एक टॉपिक रीजनिंग का पढ़ना है। जो भी आपकी टू डू लिस्ट में है, आप उसको सुबह उठ के सबसे पहले क्या करोगे, यू विल राइट इट, आप उस चीज को लिखोगे। टू डू लिस्ट का फायदा और हो जाता है जब आप इसके आगे टाइम भी लिख देते हो। मान लो इसको 8 बजे लिख दिया, इसको 11 बजे लिख दिया, इसको 9:30 लिख दिया। जब उसके आगे टाइम भी लिख देते हो तो आपको उसका फायदा और ज्यादा मिलने लग जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन बताती हूँ कि फायदा क्यों होता है। मान लो आप सभी की आदत है कि मुझे सुबह 8 बजे एडिटोरियल करना है, आपको 2 से 3 दिन स्टार्टिंग में अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि आप सुबह 8 बजे एडिटोरियल करो। इसके बाद ये जो सुबह, ये जो उठने वाली बात है, उठ के बैठना, लैपटॉप खोलना, कॉपी निकालना, ये सब, ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, मसल मेमोरी में चला जाता है। कोई भी काम अगर आप रेगुलरली 4-5 दिन कर लेते हो सेम टाइम पे, तो वो चीज आपकी मसल मेमोरी में चली जाती है, फिर आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते उस काम को दोबारा करने के। आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली बोल देता है कि 8 बज गए हैं, तेरी क्लास का टाइम हो गया, तो आपको वो पुश नहीं करना पड़ता कि मुझे ये काम करना है। तो जब कोई काम हम सेम टाइम पे रोज रोज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे कम एफर्ट्स में भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाती है, और उस चीज के छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। डीमोटिवेट होने के कि आज नहीं करता हूं, ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हो सके तो हर चीज का एक टाइम फिक्स कर लेना कि मुझे ये चीज इसी टाइम पे करनी, ये चीज मुझे इसी टाइम पे करनी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अब जब आपकी टू डू लिस्ट बना लोगे, आप इसे अपनी टेबल पे रखोगे, और जो जो चीज होती जाएगी उस पे ऐसे क्रॉस करते जाओ। क्रॉस करने के बाद ना ऐसा फील करोगे, जिन बच्चों ने किया है ये चीज, वो चीज फील करते होंगे, जब हम ऐसे क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है माइंड को, कि मजा आ गया यार, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मजा आ 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 गया। तो इस तरीके का सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, जो आपको फोर्स करता है अगले वाले टास्क पे जल्दी से क्रॉस लगाने को, जल्दी से उसको ऐसे स्ट्राइक करने के लिए। तो अगले वाले काम का आपको उतनी ही जल्दी मोटिवेशन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे गौतम और मेरे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कि हमें ना आज ये भी करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस काम के अलावा। तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज आर गोल्स करके। तो उसमें हम लोगों को जो जो डेली टास्क करने हैं वो हम सुबह सुबह ही मेंशन कर देते हैं, उस ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ईशवी को आज वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है, वर्कआउट करने जाना है, आज ये ऑर्फनेज जाना है, आज बच्चों के लिए ये चीज़ खरीदनी है। जो भी टास्क होते हैं हम सुबह सुबह ही उसको मेंशन कर देते हैं, और फिर वो जैसे जैसे टास्क कंप्लीट हो रहा होता है हम उसको डिलीट करते जाते हैं, डिलीट फॉर ऑल, डिलीट फॉर ऑल, डिलीट फॉर ऑल। और रात को सोने से पहले जब वो पूरा ग्रुप खाली दिखता है, तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको भी यही करना है, सोने से पहले ये देखना है कि सारे के सारे स्ट्राइक हो गए या नहीं हो गए। सारे के सारे स्ट्राइक हो गए, जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अब मुझे ये भी वादा सही चाहिए सबसे। आज तो वादों का दिन है ना, वैसे भी न्यू ईयर है, पहला दिन है, तो ये वादा भी मुझे सबसे चाहिए, क्या, कि आप रेगुलरली टू डू लिस्ट बनाओगे। एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सभी से, यस और नो माय चैंपियंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो आपको अपनी पूरी तैयारी में याद रखनी है, और वो है 5P। अगर इनमें से एक भी P नहीं है तो सक्सेस मुश्किल है। तो ये 5 P बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पांचों P में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट P जो है, दैट इज परसिवियरेंस।
सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लोग के अंदर परसिवियरेंस होता है। परसिवियरेंस मीन्स रोज रोज वो काम करना पड़ेगा। एडिटोरियल एक दिन कर लिया, 2 दिन गायब हो गए, कोई फायदा नहीं होने वाला। परफेक्शन 10 दिन कर लिया, 12वें दिन गायब हो गए, कोई फायदा नहीं होने वाला। परसिवियरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक उस काम को रोज रोज नहीं करोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होने। तो कोई भी चीज शुरू कर रहे हो, मेक श्योर करो कि जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जिस दिन तक आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाता, उस दिन तक एक सिंगल सेशन ऐसा नहीं, एक सिंगल डे ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप सेशन अटेंड ना करो, जिस दिन आप क्लासेस ना करो, जिस दिन आप प्रैक्टिस ना करो, जिस दिन आप रीडिंग ना करो, जिस दिन आप स्किमिंग ना करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परसिवियरेंस। तो क्या सभी लोग तैयार हैं अपने अंदर ये परसिवियरेंस डेवलप करने के लिए? अब परसिवियरेंस डेवलप है तो एक चीज मुझे आप सबसे चाहिए, कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमारी कोशिश रहती है परसिवियरेंस डेवलप करने की, बट कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को वादा है, किसी भी दिन क्लास नहीं होगी या मेरी तरफ से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करूंगी कि आज इस कारण की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, और उसके जो हमें क्वेश्चन होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। आप भी सिमिलरली जिस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे उस दिन मुझे मेल करोगे support@nimishabansal.com पे कि मैं इस कारण की वजह से मैम मैं आज की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं कल या परसों जब भी इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लूँ। क्या सभी से मैं ये वादा ले सकती हूँ? एवरीवन। तो हम दोनों या हम सब एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। यस। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है परसिवियरेंस के साथ, एंड दैट इज योर पेशेंस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बन गया था। इंप्रूवमेंट तुरंत नहीं आएगा, आपको उस चीज को अपना समय देना पड़ेगा। आप एक दिन में इंग्लिश में परफेक्ट नहीं बन सकते, 5 दिन में इंग्लिश में परफेक्ट नहीं बन सकते। ये एक तरीके से सीढ़ियां हैं परफेक्शन की तरफ, और परफेक्शन कहीं है ही नहीं, परफेक्शन इन्फिनिटी पर है। तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आज मैं जहां हूं कल उससे थोड़ा ऊपर हूं, परसों उससे थोड़ा ऊपर हूं। तो हमको दिन पे दिन इम्प्रूव करना है, धैर्य के साथ धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है, कभी भी किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन किल्स प्रोडक्टिविटी, पता है सभी को? कंपैरिजन क्या करता है? प्रोडक्टिविटी किल कर देता है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करते ही हमारे मन में नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, और जैसे ही नेगेटिविटी आ जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कंपैरिजन करो तो खुद से करो, मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। किसी दूसरे से किल नहीं करते, किसी किसी दूसरे से कंपैरिजन कभी नहीं करना है। कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करना। कंपैरिजन आपकी खुशियाँ छीन के ले जाएगा। तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत कंपैरिजन होता है, ये इतनी अच्छी टूर पे जा रहा है, ट्रिप पे जा रहा है, ये इतना अच्छा, इसकी इतनी अच्छी हेल्थ है, इसकी इतनी अच्छी फैमिली है, इसका इतना अच्छा घर है, बट वो कंपैरिजन धीरे 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 करके आपकी खुशियों को खत्म। तो लाइफ में कभी भी कंपैरिजन मत करना किसी भी पॉइंट पे। तीसरा पी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आपके अंदर जगह होनी, किसी भी नेगेटिव इमोशन की नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस आते हैं जो हम ना चाहते हुए भी अपने अंदर संभाल के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेन। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते जितना सबके करते हैं। ग्रज, उसने मेरे साथ गलत किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेलसी, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फियर, यार मैं अगर फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। अंडर कॉन्फिडेंस,
मैं तो हमेशा से फेल होता आया हूँ, मैं कैसे कर लूंगा क्लियर? कंपैरिजन। तो ये बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं। हमें इन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ से बड़ा सा क्रॉस मारना है। हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी एफर्ट्स करते जाना है। हमारा अगले 6 महीने तक क्या फोकस होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, मेरा गोल यहाँ है और मुझे सिर्फ इस गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए जाना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, सबसे प्यार से बात करनी है, खुश रहना है, स्माइल करना है, इस पूरी की पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाना है। बीच में ½ एन आवर टू 40 मिनट्स अपनी बॉडी को भी देने हैं, किसी ना किसी तरह का वर्कआउट या नॉर्मल सी वॉक भी करनी है, बट वो सारी चीज़ें करनी है जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे। कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं, कोई हमें नेगेटिविटी दे रहा है उससे दूर हो जाना है, स्माइल करते हुए इस पूरे रास्ते को निकालना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इंस्टाग्राम अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो, किसी के फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, किसी के फ़ोन में भी नहीं होना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम। नेगेटिव बातें करना आज के आज अपने आप से बंद कर दो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है नेगेटिव बातें करना। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मेरी तो इंग्लिश ही बहुत वीक है, मेरे तो आज एकदम 0 नंबर आए हैं, मेरी तो नेगेटिव मार्किंग हुई है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। अपने आप से नेगेटिव बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। अपने आप से कोई भी बात करनी है तो वो कैसी होनी चाहिए? वो पॉजिटिव बात होनी चाहिए। कोई भी बच्चा अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं, इतनी सी भी नेगेटिव बात नहीं करनी। आपको पता नहीं है, आपका दिमाग सुन रहा होता है आप जो बातें कर रहे होते हो। आप जो भी बातें कर रहे हो, आपका दिमाग क्या कर रहा है? चुपके से उन बातों को सुन रहा है। आप नेगेटिव बातें करोगे, दिमाग कहेगा ठीक है जो तू कह रहा है वो सही है, उन नेगेटिव बातों को सच बना देगा। आप पॉजिटिव बातें करोगे, दिमाग कह रहा है सही है जो तू कह रहा है, उन पॉजिटिव बातों को सही बना देगा। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन है जो अगर आप उससे कहते हो आई कैन डू इट, वो कहता है यस मेरे आका यू कैन डू इट। आप अपने दिमाग को कहते हो आई कांट डू इट, दिमाग कहता है यस मेरे आका यू कांट डू इट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बातें कर रहे हो या ये बातें कर रहे हो, अपने लिए रास्ता आसान बना रहे हो या अपने लिए रास्ता डिफिकल्ट। तो कोई भी बच्चा अपने आप से कोई भी नेगेटिव बात, क्लियर? कभी क्वेश्चन गलत भी निकला है तो अपने आप से क्या बोलना है? आज मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, आई एम हैप्पी। कभी आंसर सही निकला है, अरे वाह आंसर ठीक निकला, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, आई एम हैप्पी। कभी मार्क्स कम आए हैं, आई एम हैप्पी, मुझे समझ में आया है मेरी कहाँ कहाँ कमियां हैं। कभी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, हैप्पी, चलो थैंक गॉड मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी वोकैबुलरी का वर्ड याद नहीं आ रहा है, चलो मुझे मौका मिला इस वर्ड को दोबारा पढ़ने का, मुझे याद हो जाएगा, आई एम हैप्पी। तो दुख हो या सुख हो, आपका एटीट्यूड हमेशा खुशी वाला होना चाहिए, पॉजिटिव। यस। अगले पी की बात करते हैं, जगह यहीं पे मैं मेंशन कर देती हूँ। द नेक्स्ट पी विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी इज प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स नहीं आए, आपने परफेक्शन बैच को एनरोल कर लिया है, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भर भर के क्लासेस आ गई है। आप परफेक्शन 2025, परफेक्शन 2024 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस भर भर, क्लोज टेस्ट की क्लासेस भर भर के हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लासेस भर भर के हैं, एरर रिडक्शन की क्लासेस भर भर के हैं। तो आपको जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया, हमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत कुछ किया, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे और टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को प्रैक्टिस करो।
कैसे प्रैक्टिस करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने 25 का परफेक्शन 1.0 ओपन कर लिया, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस हैं उनके आरसी सॉल्व करने स्टार्ट कर, उनके क्लोज टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर, उनके सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसी परफेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं हो। आपको जो टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा वीक लगता है, कीप प्रैक्टिस। बार बार थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, उस चीज़ को प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है। गाड़ी चलाना सीख रहे हो, बार बार थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा आपका कमांड बनेगा गाड़ी चलाना। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग करना है, बार बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितने ज़्यादा आरसी सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कमांड बनेगा। एरर रिडक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे, बार बार ग्रामर की थ्योरी करने से कुछ नहीं होगा। जितने ज़्यादा एरर रिडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जिसको आपको बहुत ज़्यादा कर प्रैक्टिस में पीडीएफ से करें या वीडियो से करें, आप वीडियो में वो क्वेश्चन ओपन करके रखो, वहां से सॉल्व करो उसको, फिर जब मैं आंसर बता रही हूँ चेक करो, आंसर मैच कर गया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बिना एक्सप्लेनेशन सुने हुए। लेकिन अगर आंसर गलत निकला है तो लिसन टू द एक्सप्लेनेशन। क्लियर? फिफ्थ पी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पी वंस अगेन, एनी गेसेस क्या पी है फिफ्थ पी? विच इज प्लान। जो लोग प्लान करके काम करते हैं और जो लोग विदाउट प्लानिंग काम करते हैं, प्लान करने वालों का जो रिजल्ट होता है 50% टाइम्स अच्छा हो जाता है। आप कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो, अब ये मन नहीं कर रहा अब ये पढ़ लेता हूँ, अब ये नहीं मन कर रहा ये पढ़ लेता हूँ, अब ये वाली वीडियो देख लेता हूँ। आप प्लान्ड नहीं हो तो आपका दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल, आपको समय कम पढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन वही आपने प्लान कर लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, या मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, या मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। सबसे पहले आपने टू डू लिस्ट बना ली, मैं इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा। आपके सारे काम होते चले जाएंगे और आपको लगेगा दिन कितना लंबा है यार, इतना लंबा दिन तो कभी लगा ही नहीं मुझे, दिन कितना लंबा है। तो जो लोग प्लानिंग से अपना दिन गुजार, हर कोई लेता है अपना दिन, बिना प्लान करने वाला भी और प्लान करने वाला भी। लेकिन जो इंसान प्लान करके अपना दिन निकालता है उसका दिन बहुत लंबा हो जाता है, और जो इंसान विदाउट प्लानिंग के अपना दिन निकालता है उसको समय ही नहीं मिलता है, उसको लगता है दिन कितना छोटा है। क्योंकि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। टाइम इज व्हाट? टाइम इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो कहता है कि किसी इंसान को 5 मिनट भी बहुत लंबे लग सकते हैं अगर वो बोर हो रहा है तो, और किसी इंसान के 3 घंटे भी निकल जाएंगे अगर वो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा है, तो उसको 3 घंटे भी 5 मिनट जैसे लगेंगे। तो इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो प्लान करो, प्लान करोगे तो टाइम की कभी भी कमी नहीं लगती। तो समझ आ रहा है कैसे अपनी तैयारी करनी है आगे आने वाले टाइम में एवरीवन। अगली बात करते हैं वोकैबुलरी। अब हम एक एक करके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो जो आप लोगों के डाउट्स थे सबसे पहले मैं उनको हैंडल करनी। तो वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल। एग्जामिनेशन में भी वोकैबुलरी के भर भर के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आ जाते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर ये सारे के सारी चीजें आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी यूज हो जाती है, फिलर में वोकैबुलरी यूज हो जाती है, आप जब वर्ड ऑर्डर कर रहे होते हो उसमें भी वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं। तो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वोकैबुलरी ऐसी चीज है जिसको अगर आप सोचोगे ना मुझे रटना है, मुझे रटना है, मुझे रटना है, कभी याद नहीं कर पाओ। क्या हमने कभी ये याद करने की कोशिश करी थी कि इस फ्रूट को एप्पल बोलते हैं बचपन में, कि ये एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, एप्पल है। हमें याद कैसे हुआ कि ये एप्पल है? हमने इसको इतनी बार देख लिया, हमने इसको इतनी बार पढ़ लिया,
हमने इसको इतनी बार सुन लिया कि हमको याद हो गया कि ये एप्पल है। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो वोकैबुलरी का भी यही तरीका होता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, आपको सिर्फ उसको रीड करना है, आपको सिर्फ उसको सुनना है, आपको सिर्फ उसको लिखना है और आपको उसको सिर्फ अपने आसपास के मीडियम से उसको अपने अंदर लेना है। तो ये तरीका है वोकैबुलरी। तो रीडिंग करने के लिए आपके पास वोकैब अगर प्रोडिजी की बुक है, एक वोकैब प्रोडिजी की बुक आती है मेरी, इसको आप ले सकते हो और इसकी एक आदत बना लो कि इसको आपको 20 से 25 मिनट रीड करना है। सिर्फ रीड करना है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है जिसमें 220 रूट वर्ड्स हैं। उसके बाद 3000 वर्ड्स जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर पूछते हैं उस पर जाना है और स्लोली धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। इसकी आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी आजकल में कि वोकैब प्रोडिजी कैसे पढ़े। एडिटोरियल की क्लासेस में वर्ड्स बार बार वो रिपीट होंगे, मैं बार बार उन वर्ड्स को बोलूँगी, तो आपको उन वर्ड्स को वहाँ से सुनना है। फिर स्टार्टिंग 1 मंथ एडिटोरियल की क्लासेस में जितने भी वर्ड्स आपको करवाए जा रहे हैं, आप उनको लिखोगे 1 मंथ, आप उनको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करोगे। 1 महीने के बाद नोट डाउन नहीं करना होता, बट स्टार्टिंग 1 मंथ आपको उनको नोट डाउन करना। तो इस तरीके से आपको रेगुलरली वोकैब को इतना टाइम देना है, आपकी वोकैबुलरी धीरे 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 करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव। वोकैब प्रोडिजी में क्यों बोलती हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि वोकैब प्रोडिजी में हमने वो सारे वर्ड्स ऐड किए हुए हैं जो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछते हैं। सारे के सारे क्विजेज हमने ऐड किए हुए हैं, सारे के सारे वो वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो ऐड किए हुए हैं। वो सारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 500, 550 या 600 से भी ज़्यादा आए थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कितने पेजेस हैं, उतने पेजेस की वो बुक है। वो सब कुछ मैं आपको क्लासेस में कवर नहीं करवा सकती, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको आपको रेगुलरली रीड करना। तो ये बात हुई वोकैबुलरी की। अच्छा, जब वोकैबुलरी कर रहे होगे ना तो ऐसा बहुत बार मन में आएगा, यार मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं वर्ड बार बार भूल जाता हूँ, मैं वर्ड बार बार भूल जाता हूँ। तो आपको बहुत याद ऐसा लगेगा कि मैं वर्ड बार बार भूल रहा हूँ, बार बार भूल रहा हूँ, बट फिर भी आपको सुनते जाना है, सुनते जाना है। हो सकता है 5 बार सुनने पे भी वो वर्ड याद ना हो, लेकिन जब छठी बार उस वर्ड को सुनोगे तो वो याद हो जाएगा। तो बस रेगुलरली सुनते 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 वो वर्ड आपके दिमाग में बैठता जाएगा और कोई प्रेशर नहीं डालना है। अब बात करते हैं अगली, दैट इज ग्रामर की। ग्रामर सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम मैं एक बिगिनर हूँ तो क्या मुझे ग्रामर से स्टार्टिंग करनी चाहिए, पहले मैं ग्रामर पढूं फिर मैं परफेक्शन करूँ क्या, या मैं कैसे पढ़ाई करूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट ना, गला सूख गया। हाँ जी। तो उन सभी बच्चों के लिए आप याद करो आपने हिंदी कैसे सीखी थी। क्या आपने पहले व्याकरण सीखी थी, व्याकरण ऐसे ही लिखते हैं ना। कि आपके मम्मी पापा ने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब सिखाया था, फिर आपको हिंदी सिखाई थी, या वो डायरेक्टली आपसे हिंदी में बात करने लग गए थे, आपको लैंग्वेज आ गई थी और फिर धीरे धीरे आपकी वो व्याकरण इंट्रोड्यूस करी थी, कैसे सिखाया था। आपको आपके पेरेंट्स ने पहले एप्लीकेशन सिखाया, उसका यूज सिखाया था, उसके बाद व्याकरण सिखाई थी, या बीच में उसके साथ साथ व्याकरण सिखाया। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका यही होता है। किसी भी लैंग्वेज को, मुझे याद है आज से बहुत साल पहले, करीबन 8 से 9 साल पहले, मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे बोला कि निमिषा मैम, हमारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसे ही होता है कि पहले आप बच्चों को 3 महीने ग्रामर सिखाओगे, फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराते। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था। मैंने बोला क्या 3 महीने तक मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी और बच्चों के नंबर ही नहीं आएँगे पेपर में, तो क्या ये चीज़ सही है? बच्चों के पास सिर्फ 5 महीने हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, 5 महीने के बाद उनका एग्ज़ाम है। मुझे अपने बच्चों का रिज़ल्ट चाहिए, ना कि उनको अच्छा फ़ील करवाना है। तो मेरा जो फ़ोकस है दैट इज़ रिज़ल्ट।
और क्योंकि मैं एक लैंग्वेज सिखा रही हूँ, लैंग्वेज सिखाने का तरीका ही यही होता है कि एप्लीकेशन डे 1 से सिखाया जाए। ग्रामर साथ के साथ चलती है, बट मेजर फोकस इस पे होना चाहिए। सो हमें लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सीखना है, उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन से ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आपके ऑटोमेटिकली 20 से 25 नंबर आना शुरू हो जाएंगे। ग्रामर की मैं बात करूं तो अगर मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं तो 5 नंबर की प्रीलिम्स में आएगी, 5 नंबर की मेंस में आएगी। तो इसको हम साथ के साथ हमें, तो हमारा स्केड्यूल क्या रहने वाला है, मैं दोनों तरह के बच्चों की बात करूंगी। तो वो बच्चे जो जिनको जिनके पास टाइम है, वो सभी बच्चे नया वाला ग्रामर ग्रंथ देखेंगे, न्यू ग्रामर ग्रंथ, जिसकी क्लासेस आपकी नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे। तो जिन बच्चों के पास अभी 6 महीने का टाइम है, तो एवरी सैटरडे आपकी ग्रामर ग्रंथ की क्लास होगी, जिसमें हम ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ेंगे। सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में ग्रामर का इंपॉर्टेंस होता है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है। एरर रिडक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन बहुत आता है, इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ नए वाले ग्रामर ग्रंथ में, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल। लेकिन जिन बच्चों को चाहिए कि वो जितना जल्दी ग्रामर कंप्लीट कर ले, उतना जल्दी वो ग्रामर कंप्लीट कर ले, तो वो पुराने वाले ग्रामर ग्रंथ को भी देख सकते हैं। ग्रामर चेंज नहीं होती है, ग्रामर हमारी सेम रहती है। ग्रामर हजारों सालों पहले बन चुकी है और उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जिन बच्चों को ग्रामर बहुत जल्दी जल्दी करनी है कि हम विद इन अ मंथ ही अपनी ग्रामर कंप्लीट कर ले, वो पुराने ग्रामर ग्रंथ की सारी क्लासेस देख लेंगे। और जिन बच्चों को बिल्कुल नए बैच से ग्रामर पढ़नी है, उन सभी बच्चों को मैं एवरी सैटरडे ग्रामर ग्रंथ पढ़ाऊंगी और इसको हम विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट। क्लियर? अब इसके अलावा क्या चलेगा? इसके अलावा चलेगा आपका मंडे टू फ्राइडे परफेक्शन। अच्छा, परफेक्शन में हम हमेशा एक चीज़ करते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपका परफेक्शन क्लासेस चलेंगी, 11 बजे आपकी परफेक्शन क्लासेस होंगी। सैटरडे को ग्रामर ग्रंथ तो होगा ही होगा, बट साथ ही साथ हमने मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा है परफेक्शन में, उसका एक क्विज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि हम चेक कर सके कि हमें इस मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करके कितना कुछ हमें समझ में आया है और कितना हमने ग्रास्प किया है। मंडे टू फ्राइडे आपकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे क्लासेस जो होंगी वो आपकी येस ऑफिसर एप्लीकेशन पर होंगी 11 बजे। अच्छा, एक क्लास मैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए हमेशा देती हूँ परफेक्शन की, तो परफेक्शन की जो वेडनेसडे की क्लास होगी वो यूट्यूब पर होगी 11 AM। ये मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक क्लास तो यूट्यूब वाले बच्चों को भी मिले, अगर आप लोगों को इतनी सारी क्लासेस मिल रही हैं तो इसलिए एक क्लास जो परफेक्शन की होती है वो यूट्यूब पे होती है 11 बजे। क्विज आपको जहाँ क्लासेस हो रही होंगी उसी के नीचे आपको क्विज भी मिल जाएगा, जो कि आपको एवरी सैटरडे मिलेगा। इस सैटरडे से नहीं मिलेगा क्योंकि इस सैटरडे को अभी हम सीख ही रहे हैं, अगले सैटरडे से मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा ओल्ड एंड न्यू ग्रामर ग्रंथ में? बेटा डिफरेंस एज सच नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर मैंने आपको वही बोला, चेंज नहीं होती है, ग्रामर वहीं की वही रहती है। तो आपको चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी, बट एग्जाम्पल्स अलग हो जाएंगे, क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऐड कर देंगे। क्लियर? अब कुछ कुछ और क्वेश्चंस जो बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे। द फर्स्ट थिंग वॉज, मैम मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मैं कितने महीनों में अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूँ? विद इन 1 मंथ। इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ। विद इन 1 मंथ ऑफ अटेंडिंग एडिटोरियल एंड परफेक्शन रेगुलरली विद 100% फोकस, आपको यहां से आपका लेवल यहां हो जाए, आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट विद इन 1 मंथ। भले ही आप हिंदी मीडियम के या किसी और मीडियम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो ही ना
हो या ना हो, विद इन 1 मंथ आपको, और फिर आप धीरे धीरे और बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे और टाइम निकलता जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट लेवल और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतना ही आपकी वो इम्प्रूव होती जाए। मैम सिलेक्ट होने के बाद आपको बताएंगे। हाँ, मुझे आप लोग तो मेन फोकस क्या है, मेन फोकस आपका और मेरा सेम है, दैट इज योर सिलेक्शन। तो इस पैटर्न से हम परफेक्शन को करते हैं जिससे कि जब आप पेपर देने जाओ ना, आपको पेपर बहुत ईजी लगे। मेरा फोकस ये रहता है, पेपर ईजी कब लगता है, सिचुएशन ईजी कब लगती है, जब आप इस स्ट्रैटेजी पे चलते हो। और स्ट्रैटेजी क्या है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो और बेस्ट की उम्मीद रखो। तो इस स्ट्रैटेजी पे हम परफेक्शन डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था, जिसका लेवल उन बच्चों के हिसाब से जो बच्चे परफेक्शन के स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट। मतलब आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे ऐसे लोग वीडियोस बना रहे थे कि SBI क्लर्क मेंस ने एकदम ही परेशान कर दिया, ऐसा लेवल आया, एक क्वेश्चन नहीं हिला, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। और वहीं जो परफेक्शन वाले बच्चे थे, उनको पेपर बहुत ईजी। ईजी किसको लगेगा, जो वर्स्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करूं। आपको एक भी दिन ऐसा ना लगे कि परफेक्शन मुझे ईजी लग रहा है। जिस दिन आपका लेवल यहाँ पहुंचेगा, मैं परफेक्शन का लेवल यहाँ कर दूँ। आपका लेवल यहाँ पहुंचेगा, परफेक्शन का लेवल यहाँ हो जाएगा। आपका लेवल यहाँ पहुंचेगा, परफेक्शन का लेवल यहाँ हो जाएगा। तो हर दिन ऐसा कोई सिंगल डे नहीं जाएगा जिस दिन आप परफेक्शन के सारे क्वेश्चंस को खुद से कर पाओ। हर दिन हम लेवल अप करते जाए। जैसे बचपन में गेम्स खेलते थे ना, वीडियो गेम्स खेलते थे, लेवल 1 क्रॉस किया तो लेवल 2 पे आ गए, लेवल 2 क्रॉस किया तो लेवल 3 पे आ गए, लेवल 3 क्रॉस किया तो लेवल 4 पे आ गए, और ऐसे ही लेवल्स बढ़ते जाएंगे, जिससे कि आप कोई भी पेपर दोगे, आपको पेपर बहुत ही ज्यादा इजी। क्लियर? अगली बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मैं बिगिनर हूं, तो मुझे कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो अपने आप को बिगिनर कहना छोड़ो। बिगिनर मैं उन बच्चों को मानूंगी जिन बच्चों ने कभी इंग्लिश ना ही सुनी है, ना ही देखी है। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी नहीं आते, अल्फ़ाबेट भी नहीं आते जिस बच्चे ने कभी वर्ड्स देखे ही नहीं हैं, सेंटेंसेस भी नहीं देखे हैं, उस बच्चे को मैं बिगिनर बोलूंगी, क्योंकि एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिस बच्चे को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी नहीं आते हैं, तो उसके लिए तो परफेक्शन बैच नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको अल्फ़ाबेट आते हैं, ABCDEFG आता है, वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स शब्द क्या होते हैं, सेंटेंसेस आपने देखे हुए हैं, तो आप बिगिनर नहीं, यू आर नॉट अ बिगिनर, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज, और लैंग्वेज को आपने देखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। तो स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ बिगिनर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप अपनी प्रेपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो डे 1 से ही जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा इंग्लिश का, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अपने आप को लिमिट करना बंद कर दो कि मुझे ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है अपने आप को, ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं देखने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं देखने हैं। आपको जितने पैराग्राफ्स देखने को मिले, जितने सेंटेंसेस देखने को मिले, आपको अपने आप को उतना ज़्यादा एक्सपोजर देना है लैंग्वेज का। मतलब आपको डे 1 से ही परफेक्शन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर। क्लियर? अब बात करेंगे हम सिलेबस कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है, हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, क्या चीज़। सबसे पहली चीज़ तो इंग्लिश एक भाषा है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। तो इंग्लिश का सिलेबस सारे एग्जाम्स के लिए सेम होता है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो SBI क्लर्क हो, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे वो IBPS क्लर्क हो, चाहे वो RBI ग्रेड B हो, चाहे वो RBI असिस्टेंट हो। इंग्लिश अगर किसी एग्जाम में आती है तो उसका सिलेबस सेम है, सिलेबस कहीं चेंज नहीं होता। सिलेबस में आपकी ग्रामर आती है,
सिलेबस में आपकी वोकैबुलरी आती है, सिलेबस में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, सिलेबस में आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, सिलेबस में आपका क्लोज टेस्ट आएगा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मतलब बेसिकली ये सारा पोर्शन आपकी प्रैक्टिस का होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना है कि मुझे अपने इन सारी चीज़ों को बहुत बहुत स्ट्रांग बनाना है, मुझे ग्रामर स्ट्रांग बनानी है, मुझे वोकैबुलरी स्ट्रांग बनानी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, पैराजम्बल सॉल्व करने हैं, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, और जो भी हम अलग अलग पैटर्न्स करेंगे वो सारे सॉल्व करें। आप अलग अलग पैटर्न्स करोगे जब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप कोई फिलर का क्वेश्चन कर, या आप कोई मैच द कॉलम का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप उसमें रीडिंग कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो आप उसमें क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, आप उसमें वर्ड्स पढ़ रहे हो तो उन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको आ रहा है। तो बेसिकली जब आप कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो रही है, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है, और आप ग्रामर भी देख रहे हो उसकी, तो ग्रामर भी स्ट्रांग हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो रही है, मतलब आपकी इंग्लिश हो रही है, और यही चीज़ आपकी एग्जामिनेशन में आएगी, अलग अलग तरीके से आपसे पूछी जाएगी। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इन तीनों चीज़ों पे होना चाहिए, जो हम इन पैटर्न्स की हेल्प से करेंगे। क्लियर सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? अब बात करते हैं अगली। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इंग्लिश में, फिर उसके बाद हम स्किमिंग करना सीखेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमें इंग्लिश को 2 घंटे तो देने ही देने हैं हर हालत, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों चीज़ें किसी हालत में हमारी नहीं छूटनी चाहिए। 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन। ये 2 घंटे हम रोज देंगे, 1 महीने तक भी देंगे, तो हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ह्यूज इंप्रूवमेंट। अगर आपने ये 2 घंटे की भी आदत बना, तो 2 आवर्स और प्लस आप मान लो 30 मिनट्स वो कैप प्रोडिजी अगर आप पढ़ रहे हो तो 20 to 30। तो ये जो आप 2.5 आवर्स दोगे, ये इंग्लिश के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। और इतना आपने बैक टू बैक 3 महीने दे दिया, आपको सब कुछ आता होगा पेपर, बट उसके लिए आपको रेगुलरली देना पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम 2.5 नहीं 3 हो जाते हैं, आप परफेक्शन भी 1.5 घंटे का ले लेते हो, एडिटोरियल भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा कर देते हो, तो ये 3 घंटा हो जाता है। तो बेटा मेरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि ये नया साल स्टार्ट हो रहा है, कि मैं इसको लिमिट करने की कोशिश करूँ 1-1 घंटे। लेकिन आप समझते हो मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाती कि अब इतना टाइम हो गया तो क्लास बंद कर दूँ। मकसद होता है कि क्लास तब बंद हो जब तक उस पूरे पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस ना हो। आज की क्लास भी मैं अभी 1 घंटे में एंड कर सकती थी, बट मैं नहीं कर सकती 1 घंटे में एंड। रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे आज की क्लास में आपको पढ़ाना भी है और ये सारी बातें करना भी ज़रूरी है। तो मैं कभी टाइम देख के नहीं पढ़ा सकती कि इतना ही कंटेंट आपको दे के जाऊँ। नहीं, उस दिन के लिए जितना सफिशिएंट होगा उतना दे के जाऊँगी, भले उसमें 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे। बट फिर भी मेरी आपसे कोशिश रहेगी कि मैं विद इन 1 आवर आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूँ जो मुझे आपको उस दिन के लिए करवाने हैं। ठीक है? अब आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो वो पूछो, अदरवाइज़ हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क। मैम एडिटोरियल टाइम चेंज कर दो? नहीं बेटा, एडिटोरियल का टाइम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है एडिटोरियल, क्योंकि उस समय आपकी चीज़ों को सीखने की, समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, और क्योंकि एडिटोरियल वोकैबुलरी से भरा होता है, जिस चीज़ को आपको रिटेन करना होता है, तो रिटेनिंग के लिए द बेस्ट टाइम इज़ 8 AM फॉर एडिटोरियल। और फिर उसके बाद देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बात मैं बताती हूँ आपको। सुबह का टाइम ना 2 चीज़ों के लिए हमेशा रखा करो। फर्स्ट इज़ एडिटोरियल एंड द सेकंड वन इज़ करंट अफेयर्स। ये दोनों चीज़ें हमेशा सुबह होनी चाहिए। क्यों सुबह होनी चाहिए? कि ये दोनों चीज़ों में ना बहुत कुछ
रटने वाला कॉन्सेप्ट होता है। करंट अफेयर्स भी आपको रटने पड़ेंगे, एडिटोरियल में भी जो वर्ड्स वगैरह आ रहे हैं वो भी आपको दिमाग में बिठाने हैं। तो मॉर्निंग टाइम ये 2 चीज़ों के लिए होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको जो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको रीजनिंग की पजल्स प्रैक्टिस करनी है, क्वांट्स के आपको कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको इंग्लिश के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको कोई मॉक टेस्ट देना है, वो आप शाम का टाइम दे सकते हो। बट एडिटोरियल और करंट अफेयर्स, बोथ ऑफ देम शुड बी डन इन द मॉर्निंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेके क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पूरा बैच आएगा जब आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस खत्म हो जाएंगे, मेंस का एग्जाम आएगा तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी। अभी के लिए जो बच्चे स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन। यस, चलो स्टार्ट करें। आशीष सर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा क्लास का टाइम अगर चेंज कर पाए तो डोंट वरी, आई विल रिक्वेस्ट हिम। आप लोग भी एक बार रिक्वेस्ट करके देखिएगा। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम कि एक बार अगर आशीष सर क्लास का टाइम चेंज कर पाए तो। ठीक है, अब स्टार्ट करें। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू स्किमिंग। स्किमिंग करने के लिए सबसे पहले एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है कि जब तक कोई चीज़ पूरी समझ में नहीं आए ना तब तक उसको समझो मत कि समझ में आई है। हमारे माइंड की ट्रेनिंग ऐसी ही हुई है बचपन से कि जब तक पूरा 100% नहीं समझ आया मतलब समझ नहीं आया, जब तक एक एक लाइन समझ नहीं मतलब समझ नहीं आया। हमारा माइंड इस बात को समझ ही नहीं पाता कि 20 से 30% समझने से भी काम चल सकता है, और इस 20 से 30% समझने को बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग क्यों ज़रूरी है? स्किमिंग ज़रूरी इसलिए है, स्पेसिफिकली अगर मैं इसमें बैंकिंग एग्जाम्स की बात करना चाहूँगी। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स के प्रीलिम्स के पेपर को देखती हूँ तो आपको एसबीआई पीओ का अगर हम पेपर देखते हैं 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने। एसबीआई क्लर्क देखते हैं 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस देखने हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसमें जो आता है, अगर आप उसको रीड करने बैठोगे तो आपको 10 मिनट तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही लग जाएगा, जो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपको स्किमिंग नहीं आती है तो आप प्रीलिम्स के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं। हमें 30 आउट ऑफ 30 भी लाने हैं, फुल मार्क्स भी लेके आने हैं, 40 आउट ऑफ 40 भी लेके आने हैं, कॉम्पिटिशन ही इतना हो गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको स्किमिंग सीखनी पड़ेगी। और स्किमिंग सीखने का मतलब है कि मुझे पूरा पैसेज का मीनिंग नहीं सीखना है, मुझे सिर्फ इन 4 चीज़ों को आइडेंटिफाई, उस पैसेज को स्किम करने के बाद वो 4 चीज़ें कौन सी हैं कि क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है, क्या उस टॉपिक का मेन आइडिया है, ऑथर बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं, और ऑथर की टोन, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, थर्ड और फोर्थ, ऑथर की टोन क्या है। तो हमको सिर्फ यही समझने की कोशिश करनी है कि ऑथर की टोन क्या है या ऑथर का मकसद क्या है, ऑथर का टॉपिक क्या है और ऑथर का मेन आइडिया क्या है। इसी चीज़ को हम स्किमिंग, अभी हम बहुत सारे पैसेजेस जब स्किम करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि स्किमिंग। अब स्किमिंग को करते समय कुछ बातें जो ध्यान में, पहली बात, कहीं पे भी कोई नंबर दिया हुआ है या कोई डेटा दिया हुआ है या किसी का नाम दिया हुआ है तो उस वाले पार्ट को हमें छोड़ देना है। सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बस। दूसरी बात, कहीं पे भी कोई एडवर्ब है, कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है स्पेसिफिकली, कोई प्रेपोजिशन है, इन सब पे भी ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस पे देना है, नाउन्स पे सब, और उनकी मेन वर्ब पे। किस पे ध्यान देना है,
सबसे ज़्यादा ध्यान हम किस पे देते हैं स्किमिंग करते समय? नाउन पे और उसके मेन वर्ब पे। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर एक 20 लाइन्स का पैसेज है, तो उसको आपको 1 से 1.5 मिनट में स्किम कर लेना है। इतनी हमें अपनी स्पीड डेवलप करनी है स्किमिंग, जिसको हम धीरे-धीरे क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। चलो, स्टार्ट करें स्किमिंग करना? जब तक करेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे नहीं, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तैयार है सभी लोग स्किमिंग के लिए? या 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? चलो, 5 मिनट्स ब्रेक फॉर ऑल। 5 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो, थोड़ा सा अपने हेड को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, फिर 5 मिनट्स बाद स्टार्ट करते हैं स्किमिंग करना। ठीक है? चलो, 5 मिनट्स ब्रेक फॉर ऑल।
स्टूडेंट्स ऑडिबल हूँ मैं आप लोगों को? हाँ, बस 1 मिनट ना, पीपीटी चेंज कर रही थी मैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना? हाँ, इसीलिए शायद स्टक भी हो गया है। जस्ट 1 मिनट, पीपीटी चेंज करने में कुछ टेक्निक आ गया है। हाँ, ब्लैक स्क्रीन हो गई है ना? हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना? Am I visible to everyone? Oh, sorry students for the problem. एक्चुअली क्या हो ना, पीपीटी रीड ही नहीं कर रहा ओपीएस, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आज करते हैं इसका सोल्यूशन, आज निकालते हैं इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने स्क्रीन कैप्चर कर दिया है, दिख रहा है सभी को? अब आज एक नई शुरुआत हो रही है, स्किमिंग हम सीख रहे हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे पैसेज से स्किमिंग सीखते हैं। तो मेडिटेशन, द क्वाइट आर्ट ऑफ रिटर्निंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो सबसे पहले आप लोग स्किमिंग करेंगे। 45 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा आपको हर पैराग्राफ को स्किम करने के लिए, मतलब हर एक स्लाइड पे जो हो रहा है उसके लिए आपको 45 सेकेंड्स का टाइम है। क्या अभी भी नहीं आ रहा क्या? प्रॉब्लम हो गई है? 1 मिनट दो। नाउ इज इट विजिबल? अभी विजिबल है? चलो फाइन, थैंक गॉड। ओके, सो पहला पैराग्राफ हम स्किम कर रहे हैं, मेडिटेशन के ऊपर है, द क्वाइट आर्ट ऑफ रिटर्निंग टू द प्रेजेंट। इतना को स्किमिंग करने के लिए हमको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। पहला मैं आपको स्किम करके दिखाऊंगी, फिर आपको टाइम दूंगी स्किमिंग करने के लिए, और फिर मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो, इसको देखो कैसे स्किमिंग करनी है, ध्यान से देखना। मैं क्या पढ़ूंगी? मेडिटेशन, इनविटेशन है स्लो डाउन करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। तो मुझे कौन कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया था? मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है नाउन्स पे और वर्ब्स पे। तो आप देख रहे हो मेरा ध्यान किस किस वर्ड पे सबसे ज़्यादा जा रहा है? मेरा ध्यान जा रहा है नाउन पे और वर्ब पे। तो मुझे सिर्फ क्या देखना था? मुझे देखना था मेडिटेशन एक इन्विटेशन है स्लो डाउन करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। मैं वापस तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट 1 सेकेंड। अब शो हो रही हो? ठीक है, स्टार्ट कर। तो हमें बेसिकली क्या करना है? हमें स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकालना है। सबसे ज़्यादा हम फोकस किस पे करते हैं? सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम नाउन पे और उनके वर्ब पे। तो नाउन पे और वर्ब पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए, तो मेडिटेशन इनविटेशन है स्लो करने का, रिटर्न करने का। दुनिया जो अटेंशन मांग रही है, स्पीड मांग रही है, ये सब मांग रही है। मेडिटेशन रेयर चीज़ देता है, तेज़ी से नहीं आता है, चुपके से आता है, सिर्फ थोड़े से मोमेंट्स मांगता है। मेडिटेशन सिखाता है कैसे सुनना है, नोटिस करना है, केयर के साथ जीना है। मेडिटेशन अवेयर्स के बारे में आप क्या करते हो? अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो,
इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो। जब कोई इंसान मेडिटेशन में बैठता है तो कुछ होता नहीं है, ब्रेथ नॉर्मली चलती है, ब्रेथ चल रही होती है, आप सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आप थॉट से पुल्ड नहीं होते, आप सिर्फ थॉट्स को वॉच करते हो। तो एक एस्पेक्ट क्या है, सिंप्लिसिटी, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई टूल की ज़रूरत नहीं होती, कोई नॉलेज की ज़रूरत। तो हमने इस पूरे को ऊपर ऊपर से पढ़ा, हमको क्या मेन आइडिया समझ में आया कि मेडिटेशन क्या है, एक तरीके से खाली बैठना है, कुछ नहीं करना होता मेडिटेशन में बैठ के, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। तो हमें कौन कौन सी 4 चीज़ें समझनी थी। पहले समझना था हमको टॉपिक, तो टॉपिक क्या था, मेडिटेशन। दूसरा हमको समझना था टोन, टोन कैसी थी, ऑथर मेडिटेशन क्या होता है उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मतलब ऑथर इन्फॉर्म कर रहे थे या डेफिनेशन दे रहे थे। तीसरा हमको क्या समझना था, मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या था कि मेडिटेशन में सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है। और चौथा क्या था कि ऑथर क्या कर रहे हैं, तो ऑथर हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि सेम था टोन के जैसा। तो यही सब कुछ हमें समझना था मेडिटेशन में। कितने लोगों को समझ आया? क्या हुआ, स्टक कर रहा है बहुत अभी भी, नहीं हो रहा? नहीं, क्लियर है सबका, ऑल ओके? समझ आया कैसे हमने स्किमिंग किया? अगला पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, स्किम एवरीवन। सभी के पास 45 सेकेंड्स का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। और स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताना, टॉपिक बताना और टोन बताना, 3 चीज़ें बताना, मेन आइडिया, टॉपिक एंड टोन, एवरीवन। जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता उन वर्ड को देखना भी नहीं है, सिर्फ जिस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है उसको पढ़ते हुए चलना है, उसी को स्किमिंग कहते हैं भाई, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलिए 45 सेकेंड्स हो गए, क्या समझ में आया ऊपर ऊपर पढ़ के? आपको रुकना पड़ेगा, आप चेयर पे बैठो, फ्लोर पे बैठो, लेट जाओ, कुछ भी करो, अपनी आईज क्लोज करो, ओपन भी रख सकते हो, पोस्चर मैटर नहीं करता। आपकी आदत बन जाएगी तो ये चीज़ आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। स्ट्रेस होगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होंगी, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं हो, आप अचानक से ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करोगे, आप शांत हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं, मेडिटेशन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, बट उस प्रॉब्लम से आप डील कर पाओगे अच्छे से, आप काइंड हो जाओगे। बहुत सारे लोग क्या होता है, अपनी बहुत बुराइयां करते रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाओगे, आप लड़ोगे नहीं, आप जेंटल हो जाओगे। कोई आपको जज करेगा या आप अपने आप को जज करोगे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, आप अपने को लेकर काइंड हो जाओगे। आप समझोगे कि मिस्टेक्स तो इंसानों का ही पार्ट होती है, कोई शर्मिंदगी का रीज़न नहीं होता। तो हमने इस पूरे पैराग्राफ को ऊपर ऊपर से पढ़ा और हमको क्या समझ में आया, सबसे पहले टॉपिक क्या समझ आया, टॉपिक वॉज बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये टॉपिक था। मेन आइडिया भी यही था कि ऑथर ने बेनिफिट्स बताए मेडिटेशन के। टोन ऑथर की कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो बस इतना समझना था कि मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये ऑथर ने बताया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच करा? हाउ मेनी ऑफ यू? चलो दोबारा से 45 सेकेंड सभी के पास। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए, टाइम इज अप। क्या समझ आया? ब्रेथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कनेक्ट करता है, ब्रीदिंग नेचुरली होती है, फिर भी आप फील कर पाते हो। अटेंशन आपका जब ध्यान ब्रीथ पे जाता है, ब्रेथ पे जाता है, तो माइंड सेटल होता है। मेडिटेशन आपको पेशेंस सिखाता है, आपको शांत आप रहने लग जाते हो, आप हर सेशन को एक्सेप्ट करते हो, आप इमोशनली मैच्योर होते हो। मेडिटेटर ऑनेस्टी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करता है। मेडिटेशन से इमोशनल बैलेंस भी अच्छा होता है। ये सारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं लगती, आप उनको एक्सपीरियंस करते हो, आपका इमोशनल बैलेंस बनता है, आप डरते नहीं हो, आपका फोकस भी इम्प्रूव हो। फिर से वही जो लास्ट पैराग्राफ में बोला था उसी को एक्सटेंड किया। फिर से मेन आइडिया क्या हुआ कि ऑथर ने बेनिफिट्स बताए मेडिटेशन के। आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपका इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होगा, अगर आप मेडिटेशन रोज करोगे। यस, चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। 45 seconds again with all of you. चलिए, टाइम इज अप। नोटिफिकेशंस अगर आपको आपके माइंड को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, आप मेडिटेशन करते हो, आपका अटेंशन स्टेबल हो जाता है, आप अपने रोज के टास्क क्लैरिटी के साथ करते हो, आपकी एनर्जी कम यूज होती है, एक ग्रैटिट्यूड का भी गिफ्ट आता है। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, अवेयरनेस बढ़ती है, तो आप छोटे छोटे मोमेंट्स को इम्पॉर्टेंट मानने लगते हो। रेन की आवाज़, सनलाइट, ये सब आप अप्रिशिएट करते हो। जो अच्छा है आप उसको नोटिस करते हो, ना कि वो ढूंढते हो जो मिसिंग है। फिजिकल बॉडी को भी बेनिफिट मिलता है। टेंशन को आप नोटिस करते हो, टेंशन को आप रिलीज कर पाते हो, शोल्डर्स आपके सॉफ्ट हो जाते हैं, ब्रीद और स्ट्रांग हो जाती है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, तो मतलब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो मेडिटेशन का मतलब वर्ल्ड से एस्केप करना नहीं है, ये लोगों को हेल्प करता है, आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते। बेसिकली अभी तक हम सारे मेंटल बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, ऑथर ने इसमें फिजिकल बेनिफिट्स की भी बात की है कि बॉडी को भी अच्छा नहीं हो। तो ये था पूरा का पूरा स्किमिंग। इससे हमने क्या समझा पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि मेडिटेशन सबसे पहले कैसे करते हैं, हाउ टू डू इट, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया था। दूसरे पैराग्राफ का मेन आइडिया था बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, और तीसरे पैराग्राफ का मेन आइडिया था कि बेनिफिट्स ना केवल इमोशनल होते हैं बल्कि फिजिकल भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को 2.25 मिनट में 2 मिनट 15 सेकेंड्स में स्किम किया। कोई परेशानी? रेडी फॉर नेक्स्ट? अगले के लिए तैयार? चलो अगला पैसेज स्किमिंग करेंगे, मतलब इसी का आगे का कॉन्टिन्यूएशन। 45 सेकेंड्स अगेन। ऑल द बेस्ट। मैम मेडिटेशन किसी भी टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल किसी भी टाइम कर। चलो टाइम इज अप। लिसनिंग इंप्रूव होती है, आप दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पाते हो, रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, आपका सेंस ऑफ पर्पस अच्छा हो जाता है, डिसीजंस में आपको डर नहीं लगता, लाइफ और अच्छी लगती है,
आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपको कोई पर्सनल फेलियर नहीं लगता, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, आप ऑब्जर्व करते हो, आगे बढ़ते हो। और मेडिटेशन आपको ये नहीं कहता कि आपको तुरंत हैप्पीनेस मिलेगी, बट मेडिटेशन कहता है क्लैरिटी मिलेगी। तो आप शांत, आपके अंदर पीस आता है, और ये पीस बाहर की सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये ग्रो करता है अपने आप को समझने से। तो मेन आइडिया क्या है कि आपकी लाइफ में एक पर्पस आ जाता है, आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं बाकी लोगों के साथ, क्योंकि आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो या इमोशनल नहीं होते हो। आप सोच समझ के कोई भी चीज़ करते हो, आप शांत होते हो, आपकी लाइफ में पीस आ जाता है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है, आपको कोई चीज़ फेलियर नहीं लगती है, आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लेते हो, अपना लेते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो। तो बेसिकली फिर से मेडिटेशन के आपको बेनिफिट्स दिए हुए थे कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में क्या क्या, तो आपको आपकी वो डेली लाइफ में है। चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ, 45 सेकेंड्स अगेन। अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके ऑथर क्या बता रहे हैं, मतलब स्किमिंग करके हमको क्या समझ में आया, ऑथर क्या कह रहे हैं, आप माइंडफुल हो जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर हो जाते हो, धीरे वॉक करते हो, इंटेंशनली सोच समझ के वॉक करते हो, खाना खाते समय आपको और ज़्यादा इंजॉयमेंट आ रहा होता है, बातचीत करते समय आपको लगता है कि आप बहुत प्रेजेंट हो वहाँ पे। तो ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा कर देता है। आप ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से डाउन टू अर्थ भी हो जाते हो, आप देखते हो आपके इमोशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, आपका जो बिहेवियर उसमें घमंड खत्म हो जाता है, आप चीज़ों को समझते हो, लोगों को ये समझ में आता है कि हमारे थॉट्स नहीं है, थॉट्स आते जाते रहते हैं, अवेयरनेस रहती है, हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं चीज़ों को, लाइफ लाइट लगने लग जाती है, मेडिटेशन से हम शांत हो जाते हैं। ये स्टिलनेस खालीपन नहीं है, फुलनेस है, इसके अंदर क्लैरिटी आती है, वार्मथ आता है, बैलेंस आता है, ऐसा लगता है कि घर वापस। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि आप ऐसे घमंड नहीं होता, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं मेडिटेशन करने से, हमारे अंदर घमंड खत्म हो, हम दूसरे की बात को समझने लग जाते हैं, हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है, हमारे अंदर फोकस आ जाता है, हम अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाते हैं, हम प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ पाते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो उसकी बात को समझ पाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स इसलिए स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइफ और इंजॉयबल हो जाती है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, बहुत सारे बच्चों को जब इसको कर रहे होंगे ना, उनको ऐसा लग रहा होगा मैम हमसे नहीं हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा पढ़ने, हमें नहीं समझ में आ रहा पढ़ने। तो स्किमिंग में ऐसा होगा, फर्स्ट डे से आपको स्किमिंग नहीं आ जाएगी। स्किमिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस। रोज़ रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्किमिंग, इसलिए एडिटोरियल क्लासेस में हम रोज़ रोज़ स्किमिंग करते हैं। रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 करके स्किमिंग का स्किल डेवलप होगा, क्योंकि एक स्किल है, ये टॉपिक नहीं है। स्किमिंग क्या है, एक स्किल है, और स्किल कैसे डेवलप होगा, धीरे 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 करके, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करके। तो फर्स्ट डे नहीं आ जाएगा, आखिरी 15 सेकेंड्स फॉर ऑल, 15 सेकेंड का टाइम है सभी के पास स्किमिंग। मेडिटेशन एक कंपेनियन है, ये ग्रो होता है, बदलता है, बहुत कुछ डिस्कवर करोगे आप।
बहुत कुछ सीखोगे मेडिटेशन। ये क्या बताता है कि शांति के पीछे पड़ के शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी नोटिस करके कि आपके पास ऑलरेडी क्या है। मेडिटेशन आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आपका एक वे ऑफ लिविंग बन जाए। तो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज अपने अंदर से अपने आप को जानना। और ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में हमको मेडिटेशन के बेनिफिट्स, तो मेडिटेशन की वैल्यू बताए कि मेडिटेशन क्या है। समझ आया फर्स्ट पैसेज सभी को? अब पहला पैसेज हमने टुकड़ों टुकड़ों में किया स्किमिंग को सीखने के। अब अगला पैसेज हम लोग पूरा एक साथ करें। हर स्लाइड के लिए मैं आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। हम डिस्कस नहीं करेंगे हर स्लाइड के बाद क्या मेन आइडिया है। जब पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपसे मेन आइडिया पूछूंगी, और अगर वो मेन आइडिया मेरे मेन आइडिया से मैच कर रहा होगा तो इसका मतलब है आपको स्किमिंग आ गई। अगर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है तो अभी थोड़ी बहुत आई है, बट इंप्रूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? एक और कर लो, बस एक लास्ट कर लो, एक लास्ट कर लो, ठीक है? चल, ऑल द बेस्ट एवरीवन। पहले मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ तो आपको डिस्ट्रैक्शन। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए, shall we discuss? पूरे पैसेज का मेन आइडिया कैसे था? ऑथर ने पहले बताया एंजाइटी का कैसे होता है, हाउ टू डील विद एंजाइटी। ऑथर ने बहुत सारे स्टेप्स बताए कि एंजाइटी के साथ कैसे डील कर सकते हैं। चलिए, स्किमिंग करते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मेन आइडिया निकालते हैं। अब आप लोग ने अभी खुद से स्किमिंग की है, अब आप मेरे साथ स्किम करेंगे, ठीक है? एंजाइटी बहुत लोगों को होती है, स्माइल्स के पीछे हो सकती है, टेंशन सी होती है एंजाइटी में, उसको पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, बट आप इसको सीखो कि आप इसको मीट कैसे करोगे। एक रिस्पॉन्स होता है माइंड का। एंजाइटी थोड़ी बहुत अमाउंट में हेल्पफुल भी होती है, लेकिन जब लगातार होती है तो आपको थका देती है। इस बात को समझना ज़रूरी है। एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि आपको अटेंशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था कि एंजाइटी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है, इस बात को समझो। एंजाइटी कहीं कहीं अच्छी भी होती है। एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है आपका, एंजाइटी बस आपको ये बता रही है कि आपको अपने आप को अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही सभी को आवाज़? अगला पहला कदम क्या है एंजाइटी में? एक्सेप्टेंस। आप समझो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही। इससे अगर आप इसके खिलाफ रहोगे तो आपकी एंजाइटी और स्ट्रांग हो जाएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब है इसको मानो। जब आप एग्जिस्ट करने दोगे तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी है ब्रीदिंग। जब भी एंजाइटी हो ब्रीदिंग करो। जब आपको एंजाइटी होती है तो आपकी ब्रीदिंग छोटी हो जाती है, आप डीप ब्रीदिंग करो उस समय। इससे क्या होगा? आपका अटेंशन आएगा, आपकी एंजाइटी कम होगी। थॉट्स एंजाइटी से लिंक्ड होते हैं। आप जब एंजाइटी होती है तो आप फ्यूचर में प्रॉब्लम्स इमेजिन करने लग जाते हो। अगर मैं पेपर देने गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो, अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मेरा कंप्यूटर नहीं चला तो, अगर मेरे कंप्यूटर में कीबोर्ड काम नहीं किया तो,
तो आप इमेजिन करने लग जाते हो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, और जबकि आप एग्जैजरेट कर देते हो प्रॉब्लम्स को, बड़ा चढ़ा देते हो। तो ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को, उनको विश्वास मत करो। तो अगर ऐसा कोई भी थॉट आ रहा है, देखो वो थॉट क्या आ रहा है, बट उस थॉट पे विश्वास मत करो। तो मेन आइडिया क्या था कि सबसे पहले तो एंजाइटी को समझ अपनाओ कि हाँ हो रही है, इस बात को मानो, ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। अगला, वो आपका विचार है, वो सच्चाई नहीं है, वो चली भी जाएगी। इस बात को समझोगे तो आपका डर कम होगा। आपको कोई थॉट आ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये थॉट है, रियलिटी नहीं है। इस बात को समझो, अपने आप से काइंड रहो। बहुत सारे लोग अपनी बुराई करने लग जाते हैं जब वो एंशियस होते हैं। जजमेंट मत करो अपना, अपने आप को काइंडनेस के साथ ट्रीट करो, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें बोलो। तो अगला मेन आइडिया क्या था, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें बोलो, काइंड रहो, पेशेंस रखो। एक रात में एंजाइटी नहीं खत्म होगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे हीलिंग होगी। फिर बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं जब एंजाइटी होती है, मसल्स थकान होती है, स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, रेस्ट कर लो, अपनी बॉडी की भी केयर करो। तो ऑथर हमें स्टेप्स बता रहे हैं एंजाइटी से कैसे डील करना है। अपनी बॉडी की भी केयर करो, हीलिंग में टाइम लगता है, इस बात को समझो, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करो, काइंड रहो अपने आप को। डेली रूटीन जो होता है ना, वो स्टेबिलिटी देता है। अच्छे से नींद पूरी करो, अच्छा खाना खाओ, अपनी आदतों को प्रिडिक्टेबल रखो, मतलब एक रेगुलरिटी रखो, इन सब से भी आपको हेल्प मिलेगी। फिर दूसरे लोगों से बातचीत भी करो। एंजाइटी में लोग अकेले हो जाते हैं, तो बाकी लोगों से बातचीत करो, उनसे अपने थॉट्स शेयर करो, तब भी आपको हेल्प होगी। फिर माइंडफुलनेस करो, माइंडफुलनेस एक तरीके से मेडिटेशन, उसमें आओ, साउंड्स नोटिस करो, क्या हो रहा है वो नोटिस करो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। इससे एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट भी करो। एंजाइटी स्ट्रांग होती है जब डिस्कम्फर्ट को आप अवॉइड करते हो। नेक्स्ट, हर टाइम आप एंजाइटी को बहुत शांति से फेस करोगे, आपका माइंड सीखेगा कि वो मैनेजेबल है। एंजाइटी तब होती है जब आप हर चीज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, आप हर चीज़ को खुद से करने की कोशिश करते हो, तब एंजाइटी होती है। आप समझो यार, इस बात को मानो कि अनसर्टेनिटी हर चीज़ में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे आपका स्ट्रेन कम होगा। लाइफ को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बात को मानो। अपने आप से अच्छे से बातें करो, मैं अभी सेफ हूँ, ये फीलिंग चली जाएगी, ऐसी बातें करो। अच्छे से रेस्ट करो, रेस्ट को ऊपर रखो। बाउंड्रीज भी बनाओ, एक्स्ट्रा काम मत, बहुत ज़्यादा मत करो। जब आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो सकता इससे, तो बंद कर दो उस चीज़ को। बाउंड्रीज बनाओ अपनी, अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करो, एंजाइटी कंट्रोल होगी। ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे आपको खुशी होती है। सपोर्ट लो लोगों का, सपोर्ट भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप अपने आप को जानो। एंजाइटी एक्सपीरियंस है, कोई पहचान नहीं है। पेशेंस रखोगे, केयर करोगे अपनी, तो एंजाइटी कम हो जाएगी। एक जर्नी है ये, इसको लगातार करते रहो, करे जाएगा। काइंड रहो, हीलिंग सामने धीरे धीरे आएगी। तो एंजाइटी इज अ जर्नी, काइंडनेस के साथ फेस करना बट उस चीज़ को। और काम किस चीज़ में है, किसी चीज़ के पीछे भागने में नहीं, चीज़ों को होने में देने में, उस चीज़ में शांति। समय के साथ एंजाइटी खत्म हो जाएगी, लाइफ और अच्छी। तो ये पैसेज किन लोगों के क्वेश्चन का आंसर था, मैम मुझे ना बहुत एंजाइटी रहती है, मुझे लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं बहुत नेगेटिव थिंकिंग करता हूँ, मुझे हर समय एक फियर सा लग रहा होता है, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं खुश ही नहीं रह पाता। उन सभी बच्चों के क्वेश्चन का आंसर था ये, किस तरीके से आपको अपने इन सारे नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना, हाउ टू मैनेज दिस नेगेटिव इमोशंस। समझ आया सभी को पैसेज? ओवर थिंकिंग है, बहुत सोच रहे हो। पता है ओवर थिंकिंग कौन करते हैं? ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ उनके 100% कंट्रोल में है। जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से 100% कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग ओवर थिंकिंग। लाइफ को जितना कंट्रोल कर सकते हो करो,
बट कीप सम स्पेस फॉर अनसर्टेनिटी। ये ऐसी भी बहुत चीज़ें होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेट देम गो। तो ओवर थिंकिंग होना बंद। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे पैसेजेस हैं जो अभी हमको स्किमिंग में करने हैं, जिन पैसेजेस की हेल्प से हम आगे आने वाले दिनों में स्किमिंग सीखने वाले हैं। फिर हम इसी स्किमिंग के बेसिस पे रीडिंग कंप्लीट। यस, तो ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे पैसेजेस हमने आपके लिए रखे हैं। बस एक चीज़ सभी से एक्सपेक्ट करूँगी, बी रेगुलर। रेगुलरली आते रहो क्लासेस में, क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, बहुत कुछ इंग्लिश तो सीखोगे ही सीखोगे, साथ के साथ लाइफ कैसे जीते हैं, सही तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को पैसेजेस की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सभी लोग मुझे आज की क्लास का फीडबैक ज़रूर दें। support@nimishabansal.com पे भी दे सकते हो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप पे भी आप दे सकते हो। बट फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी फीडबैक की वजह से इंप्रूवमेंट होते होते परफेक्शन इस लेवल पे पहुंच गया है कि मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एनरोल फॉर इट एवरी ईयर। ठीक है, ये जो ऑफर है अच्छा एक्सटेंड हो गया, 7 जनवरी तक का ऑफर एक्सटेंड हो गया है। NB55 कोड लगा के आपको 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 1199 में आपको कंप्लीट इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको परफेक्शन बैच मिल जाएगा। तो जो बच्चों ने रिकॉर्डेड ले रखा है और जो चाहते हैं कि उनका अपग्रेड हो जाए लाइव में, तो रिकॉर्डेड वालों का लाइव में अपग्रेड भी हो जाएगा। आपको कोड जो लगाना होगा दैट विल बी अपग्रेड, अच्छे खासे डिस्काउंट पे अपग्रेड हो जाएगा। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले लेंगे, जो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से स्कैन करके भी ले सकते हो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन पर आपकी ये क्लास मिलेगी। जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, कोड आपका सफलता लग जाएगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पे। कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी होती है इसमें, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GA। 2999 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से स्कैन करके ले सकते हो। जो बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं वो रिन्यू भी करवा सकते हैं, जिन्होंने पहले लिया हो बट किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की हो, उनका रिन्यू भी हो जाएगा 70% डिस्काउंट पे। हाँ, अब कोई भी डाउट अगर कोई क्वेरी आता है तो प्लीज़ हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, टीम आपको आपका डाउट क्लियर कर देगी। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर। बट मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ, सिंगल सेशन भी मिस मत करो। एक एक सेशन मिस कर रहे हो मतलब आप बहुत पीछे होते। मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड परफेक्शन क्लास। जो पहली क्लास हुई थी वो 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने देखा था। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो, आप लोग क्लासेस में नहीं आ रहे हो, तो इतने बच्चों से तो ऑलरेडी पीछे होते जा रहे हो, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस रोज चल रही है। तो मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ, पीछे नहीं रहना है किसी को भी। तो मिलते हैं आगे की क्लासेस में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम हर क्लास को ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ एंड करेंगे। तो 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर द फूड दैट आई ईट, फॉर द प्लेस दैट आई लिव इन एंड एवरीथिंग अराउंड मी। Thank you, God, for my parents, teachers, family, and each and every one. Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for making me capable enough of achieving my dreams. Thank you, God, for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।